दिसंबर का महीना। आज बाकी दिनों से ठंड ज़्यादा थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। राजू अपनी चाइनीज़ की लॉरी के पास बैठा था, क्योंकि आज ठंड की वजह से ग्राहक भी कम थे। तभी एक आवाज़ आती है, और आवाज़ में ठंड की थरथराहट साफ महसूस हो रही थी। भैया, 2 चाइनीज़ मंचूरियन पार्सल कर दो, और थोड़ा तीखा बनाना। ये आवाज़ वैभव की थी। वैभव एक साधारण सा दिखने वाला 26 साल का नौजवान लड़का था। वो इन्फोटेक कंपनी में काम करता था। हाल ही में उसका ट्रांसफ़र जयपुर हुआ था। वो और उसकी वाइफ सनाया, जो पेशे से एक टीचर थी, आज ही अपना सारा सामान लेकर आज सुबह ही जयपुर पहुंचे थे। अपनी सारी सेविंग्स लगाकर और थोड़ी लोन लेकर यहाँ उन्हें घर ले लिया था। कल सुबह ऑफिस में रिपोर्टिंग है, जल्दी उठ के निकलना पड़ेगा, वरना पहले ही दिन इम्प्रेशन की धज्जियाँ उड़ जाएगी। वैभव मन ही मन सोच रहा होता है, और उसके फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन उसकी वाइफ सनाया का था। कहाँ हो? कितनी देर? बहुत भूख लगी है, सनाया ने कहा। अरे आया बाबा, बस 2 मिनट, बन ही गया है, बोल के वैभव फ़ोन काट देता है। हाँ भैया, कितना हुआ? 630 रुपये। ठीक है, ये लो। और वैभव वहाँ से निकल पड़ता है। अपार्टमेंट के पास में ही लॉरी होने की वजह से वो पैदल ही आया था। थोड़ा सा चलते ही वैभव को पीछे से आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफ़ेद लंबे बाल, सफ़ेद लंबी दाढ़ी, धूल से सनी हुई चादर, जिसे उसने अपने पूरे शरीर को ढक रखा था। तुम वही हो ना, जो माधवराज अपार्टमेंट 313 में रहने आए हो? बूढ़े आदमी ने कहा। हाँ, पर आपको कैसे पता? वैभव ने हैरानी से पूछा। वहाँ सनाया घर के सामान को अपनी अपनी जगह रख रही थी। तभी उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। उसे लगा कि शायद वैभव होगा। आ गए? कहाँ रह गए थे? भूख के मारे मेरी जान निकल रही थी। सुबह से चिप्स के अलावा और कुछ भी नहीं खाया। लाओ, अभी मैं डिश परोस देती हूँ। ऐसा बोल के वो पीछे मुड़ी, पर पीछे कोई नहीं था। दरवाज़ा वैसे ही बंद था। वो थोड़ा घबराई कि उसने जो महसूस किया वो सच था, या स्ट्रेस की वजह से उसे ऐसा आभास हुआ। वैभव के ऐसे सवाल करने पर वो बूढ़ा आदमी पलटकर जाने लगा और बड़बड़ाने लगा। गलत किया, नहीं आना चाहिए था तुम्हें यहाँ, गलत किया। वैभव कोई प्रति उत्तर नहीं दे पाया और उसे जाते हुए देखता रहा। धीरे धीरे वो बूढ़ा आदमी कोहरे में समा गया। एक तेज़ गाड़ी के हॉर्न ने उसका ध्यान भंग किया, और वो फिर चलने लगा अपने घर की ओर। यहाँ सनाया ये तय नहीं कर पा रही थी कि उसने जो देखा वो भ्रम था या कुछ और। सनाया सोच ही रही थी कि इतने में डोरबेल बजती है और वो चौंक जाती है। डोरबेल के बाहर वैभव खड़ा था। दोनों ये बात एक दूसरे को बताना चाहते थे, पर बताना ज़रूरी नहीं समझ रहे थे। रात के 2 बजे थे। वैभव सो चुका था, पर सनाया की नींद कोसों दूर थी। थोड़ी थोड़ी देर में वो बस करवटें ही बदली जा रही थी। बेडरूम में डिम लाइट जल रही थी और सनाया अपने ख्यालों में डूब रही थी। वैभव से वो पहली मुलाकात, पहली डेट, घर वालों को मनाने की कोशिशें, और आज देखते देखते उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे। डिम लाइट के उस बल्ब में मानो उसे सब दिख रहा था। अचानक से वो चौंकी। उसे लगा कि कबर्ड के पास कोई है जो उसे घूरे जा रहा है। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो हिम्मत करके उठी, पर वहाँ पर कोई नहीं था। वो डरी हुई थी। ये दूसरी बार था जब उसको ऐसा लगा कि उसे कोई देख रहा है। वो घबरा के कंबल पूरा सर पे ओढ़ कर सो गई। थोड़ी देर सोई ही थी कि उसकी आंखें खुल गई। उसको लगा जैसे मांस सड़ रहा हो। उसे बदबू सा महसूस हो रहा था। उसने बाजू में देखा, पर वैभव वहाँ पर नहीं था। वो घबराई। वो किचन में गई कि शायद वो पानी पीने उठा हो, पर वो वहाँ पर भी नहीं था। वो हॉल में आई, पर वहाँ पर भी वैभव उसे नहीं मिला। उसे महसूस हुआ कि इस रूम में ठंड कुछ ज़्यादा ही है। ठंड के मारे उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो बेडरूम की ओर जा ही रही थी कि तभी वो बदबू फिर से आने लगी।
उसको लगा पीछे कोई है। वो मुड़ी और उसके होश उड़ गए। दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी जो उसे ही घूर रही थी। धीरे धीरे वो उसके पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी वैसे वैसे ठंड और बदबू बढ़ रही थी। वो चीखना चाहती थी, वहाँ से भागना चाहती थी, पर जैसे किसी ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो ऐसा महसूस कर रही थी वो औरत अब उसके बिल्कुल पास थी। सनाया अपनी आंखें बंद करना चाहती थी पर बंद नहीं कर पाई। उसने उस औरत की ओर देखा। उसके काले लंबे बाल, पीली आंखें, आधा जला हुआ शरीर जिसमें से थोड़ा धुआं भी निकल रहा था। वो बदबू उसी औरत में से आ रही थी। वो पास आई और कहा, वो आएगा और तुम्हें भी जला देगा, सबको मार देगा। चले जाओ यहाँ से अगर जान प्यारी है तो। सनाया की आंखें खुल गई। वो डरी हुई थी। उसकी नज़र घड़ी पर गई। सुबह के 9 बज रहे थे। दिसंबर की ठंड में भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसका सिर अभी भी दर्द कर रहा था। उसने एक हाथ से अपने सिर को दबाते हुए सोचा कि सच में ये एक सपना था। मैंने तो उसे खुद महसूस किया था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। ऐसा सोचते सोचते उसे वैभव का ख्याल आया। उसने देखा वैभव वहाँ पर नहीं था। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी एक चिट्ठी पर गई। तुम बहुत गहरी नींद में थी और कल से थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुमको नहीं जगाया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और लंच मैं वहाँ कर लूँगा। तुम अपना ख्याल रखना। फिर सनाया घर के कामों में व्यस्त हो गई। काम करते करते उसे एक ही ख्याल आ रहा था कि कल उसने जो महसूस किया वो सच में एक सपना था या फिर कुछ और। दोपहर के 2 बजे वैभव ने सनाया को मैसेज किया, आज मैं 6 बजे आ जाऊंगा। डिनर मत बनाना, हम बाहर खा लेंगे। रात के 12 बजे दोनों डिनर करके घर पहुंचे। दरवाज़ा खोलते ही सनाया को जलने की बदबू फिर से आने लगी। उसने वैभव की ओर देखा और कहा, वैभव क्या तुम्हें कुछ जलने की बू आ रही है? नहीं तो क्यों? वैभव ने पूछा। नहीं कुछ नहीं, बोल के सनाया ने दरवाज़ा बंद कर दिया। रात के 2 बजे फिर से जलने की बदबू की वजह से सनाया की आंख खुल गई। फिर से वही सब कुछ महसूस हुआ। अब तो यह रोज़ की बात हो गई थी। सनाया बेचैन सी रहने लगी थी। रविवार की सुबह 9:30 बजे वैभव सोफे में बैठा था, एक हाथ में न्यूज़पेपर और दूसरे हाथ में कॉफ़ी। वैभव की नज़र सोच में डूबी हुई सनाया पर जा रुकी। क्या हुआ सनाया? काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, तुम कुछ बेचैन सी दिख रही हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वैभव ने कॉफ़ी को टेबल पर रखते हुए पूछा। कुछ ठीक नहीं है वैभव, जब से हम यहाँ आए हैं तब से रोज़ रात को डरावने सपने आते हैं। सनाया और कुछ बोले उससे पहले किचन में से कुछ गिरने की ज़ोर से आवाज़ आती है। दोनों भागकर किचन में जाते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है, तो ये आवाज़ कहाँ से आई? वैभव ने पीछे खड़ी सनाया से पूछा। सनाया भौंचक्की रह गई। उसने वैभव के पीछे उसी आधी जली हुई औरत को देखा जो वैभव को घूरे जा रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? वैभव ने सनाया से पूछा। सनाया ने डरते हुए उस औरत की ओर उंगली दिखाते हुए कहा। वैभव वो और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। वैभव ने सनाया के चेहरे में पानी छिड़का। सनाया अब धीरे धीरे होश में आ रही थी। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मैं कितना डर गया था, मालूम है तुम्हें? सनाया का हाथ अपने हाथों में लेते हुए वैभव बोला। तुम किसी की ओर इशारा कर रही थी, ऐसा क्या देखा तुमने? वैभव ने पानी का गिलास हाथ में देते हुए पूछा। सनाया ने थोड़ा पानी पिया और फिर सब बता दिया कि पिछले 10 दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ। आज भी उसने वो औरत देखी थी वैभव के पास और जिसे देख के वो बेहोश हो गई। वैभव कुछ सोच में डूब गया। उसको वो बूढ़े आदमी की बात याद आ गई, लेकिन सनाया को कुछ नहीं बताया। वो सनाया को और डराना नहीं चाहता था। देखो ज़्यादा मत सोचो, थोड़ी देर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा, वैभव बेड से खड़े होते हुए बोला। दूसरे दिन ऑफिस में वैभव कुछ सोच में डूबा था। तभी रवि की नज़र उस पर पड़ती है। रवि वैभव का दोस्त था। वैसे तो वैभव को अपनी ज्वाइं
किए हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसके फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से उसने बहुत से दोस्त बना लिए थे। उनमें से एक था रवि। रवि और वैभव लंच साथ में ही करते थे, इसलिए वो उसे लेने आया था। लंच करते करते भी उसका ध्यान सनाया की बातों पर ही था। क्या हुआ वैभव, कुछ परेशान है? रवि ने पूछा। नहीं तो, क्यों, क्या हुआ? मैं कब से बोल रहा हूँ, तुम कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। सुबह से कुछ परेशान से लग रहे हो। कुछ तो बात है वैभव, अब बता भी दो, शायद मैं कुछ काम आ सकूं। अरे यार, कल सनाया अचानक बेहोश हो गई और जब होश में आई तो उसने कहा। वैभव ने सारी बात रवि को बता दी। ये सब वहम है और कुछ नहीं, ज़्यादा मत सोचो। देखो, तुम लोग अभी अभी यहाँ आए हो, नया शहर है, नए लोग हैं। स्ट्रेस और थकावट की वजह से उसे ऐसा आभास हो गया होगा। थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। और रही बात उस बूढ़े आदमी की, तो हो सकता है वो मजाक कर रहा हो। रवि ने शांति से वैभव को समझाया। जवाब में वैभव ने हाँ में सर हिला दिया। वो अभी भी रवि की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं था, और ये बात रवि भी जान चुका था। सुनो, मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर आनंद। वो एक साइकोथेरेपिस्ट है। रवि ने हाथ पोंछते हुए कहा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि सनाया पागल है? वैभव ने चिढ़ते हुए कहा। अरे ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि जो पागल हो वही साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। ऐसे भी लोग जाते हैं जो स्ट्रेस में या डिप्रेशन में हो, या रातों को नींद ना आती हो। तुम उनसे मिल लो, मैं उनसे बात कर लूँगा। रवि ने वैभव के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। अच्छा, मैं सनाया को लेकर वहाँ हो आऊँगा। शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, वैभव ने कहा। मैं कोई साइकोथेरेपिस्ट के पास नहीं आने वाली। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। मैं कहीं नहीं आने वाली वैभव, सनाया ने गुस्से से कहा। वैभव ने सनाया का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। देखो सनाया, मैं ये नहीं कर रहा कि तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसे भी तो इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आज पूरा दिन तुम्हारे लिए चिंतित था। खुद के लिए ना सही, मेरे लिए तो चलो, सिर्फ एक बार। अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो दोबारा नहीं जाएंगे। सनाया ने वैभव की ओर देखा और उसके चेहरे पे उसके लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सनाया ने हाँ में सिर हिला दिया। कल 6 बजे की अपॉइंटमेंट है, ये कहकर वैभव बेडरूम में चला गया। दूसरे दिन शाम के 6 बजे वैभव ने एक टैक्सी बुक करवाई थी। कार अपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। वैभव अपने फ़ोन में बिजी था। सनाया ने अपने साइड की विंड स्क्रीन नीचे की। दिसंबर की ठंडी हवा का झोंका मानो सनाया के गालों को सहला रहे थे। थोड़ी देर के लिए सनाया सब कुछ भूल गई थी। उसने विंड स्क्रीन पूरी खोल दी और अपना चेहरा बाहर निकाल दिया। उसके खुले बाल मानो समुद्र की लहर की तरह लहरा रहे थे। तभी अचानक उसके चेहरे से छूकर कुछ गुजरा, कुछ रेशम के कपड़े जैसा, और उसमें बसी सड़े हुए मांस की बदबू। सनाया ने चौंक कर चारों ओर देखा, पर वहाँ पर कुछ नहीं था। उसने अपना चेहरा अंदर किया और विंड स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन वो गंध अभी भी उसे आ रही थी। वैभव अभी भी अपने फ़ोन में बिजी था। वो कुछ बताए उससे पहले ही अचानक गाड़ी रुक गई। सर, निर्मल ऑर्कर्ट आ गया, ड्राइवर अपने रिव्यू मिरर में से पीछे देखते हुए बोला। एक बड़ा कमरा जिसके बीच में एक बड़ा मुलायम सोफ़ा, ठीक सामने एक बड़ी सी चेयर, बीच में एक बड़ा कांच का टेबल जिस पे कुछ किताबें और लिखने के लिए डायरी और पेन थे। कमरे की दीवार पे पॉजिटिव थॉट्स वाली पेंटिंग्स थी। हेलो डॉक्टर, मैं वैभव, रवि का दोस्त, वैभव ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। हेलो, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। रवि ने आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, डॉक्टर ने हाथ मिलाते हुए कहा। दोनों सोफे पे बैठ गए और डॉक्टर आनंद डायरी और पेन लेके सामने वाली चेयर पे। हाँ सनाया, मुझे शुरू से बताओ, कब से ये हो रहा है, क्या हो रहा है और कब हो रहा है? डॉक्टर ने अपनी डायरी खोलते हुए कहा। सनाया ने सारी बात विस्तार से डॉक्टर आनंद को बता दी। देखो सनाया, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये सब तुम्हारे वहम है। भूत जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है सनाया। सनाया, हमारा दिमाग एक मेमोरी चिप जैसा होता है जो देखी हुई सारी बातों को स्टोर करती है। तुमने जो महसूस किया वो बस तुम्हारे दिमाग का छलावा है और कुछ नहीं। कभी कभी हम जो देखते हैं, पूरा दिन सोचते हैं, वही हमें रात को सपने में नज़र आता है। कभी कभी तो दिन में भी दिखाई देता है।
जैसे तुम्हें वो लेडी दिखी वैभव के पास। ये सब होता है स्ट्रेस और अकेलेपन की वजह से। कोई हॉरर फिल्म देखी हो या नॉवेल पढ़ी हो और फिर उसके बारे में सोचने लगी हो तो भी ये पॉसिबल है। ऐसी कंडीशन में एक छोटी सी आवाज़ से भी इंसान डर जाता है। तुम्हें इनसे बाहर आना होगा सनाया। मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, पर मेरा मानना है कि अगर ये बुरे विचार करना छोड़ दें तो मेडिसिन की कोई ज़रूरत ही नहीं। फिर भी अगर मेडिसिन से भी कुछ फ़र्क ना पड़े तो हम थेरेपी स्टार्ट कर देंगे, डॉक्टर ने मेडिसिन देते हुए कहा। रात के 3 बजे जलने की गंध की वजह से सनाया की आंखें खुल गई। आलमारी के पास 2 पीली आंखें थी जो उसी को घूरे जा रही थी। वो डर गई। उसने रजाई से खुद को पूरी तरह से ढक लिया। थोड़ी देर बाद जब उसने रजाई हटाई तो वो औरत बिल्कुल उसके सर के पास बैठी थी और उसे ही घूरे जा रही थी। वो कुछ करती उससे पहले ही वो औरत उस पर चढ़ गई। औरत ने सनाया के दोनों हाथों को पकड़ लिया। सनाया चीखना चाहती थी, वैभव को जगाना चाहती थी, पर उसका पूरा शरीर बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। गंध की वजह से सनाया अपना होश खो रही थी। फिर वो औरत सनाया के कान के पास आकर फुसफुसाई, दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। सनाया की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। सुबह 6 बजे अलार्म की आवाज़ से सनाया की नींद टूटी। उसको रात को हुआ वो सब याद आया। वो वैभव को बताना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि वैभव इसे दिमाग का वहम बताकर बात को टाल देगा। इसलिए वैभव को ना बताना ही बेहतर समझा। ऑफिस में वैभव को सनाया का ख्याल आया। उसने कॉल किया, लेकिन सनाया ने नहीं उठाया। 2 बार, 3 बार, 4 बार सनाया ने कॉल नहीं उठाया। वैभव घबरा गया। वो तुरंत घर की ओर निकला। उसने चाबी से घर खोला। घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र सनाया पर पड़ी तो वो स्तब्ध रह गया। सनाया, वो चीखा और सनाया की ओर दौड़ा। सनाया बाथरूम के पास बेहोश पड़ी थी। उसके सिर से खून भी निकल रहा था। वैभव की चीख सुनकर आस पड़ोस वाले लोग भी आ जाते हैं। सनाया को हॉस्पिटल ले जाया गया। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? वैभव ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, अब सब ठीक है। कमजोरी या स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ गए होंगे और सिर किसी भारी चीज़ से टकराया, इसलिए खून निकल रहा था। लेकिन अब सब ठीक है, उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। पर एक बात समझ में नहीं आई। क्या? वैभव ने डॉक्टर से तुरंत पूछा। सनाया के दोनों हाथों पर जलने के निशान थे, वो कहाँ से आए? क्या हुआ था? डॉक्टर ने हैरानी से पूछा। नहीं तो आज सुबह तक तो वो सब ठीक था, वैभव ने बताया। ठीक है, मैं चलता हूँ, ऐसा बोलकर डॉक्टर रूम से बाहर चले गए। वैभव सनाया के पास बैठता है। उसने देखा सनाया के हाथ पे जलने के निशान थे, वो भी ऐसे वैसे नहीं, मानो किसी ने जलते हुए हाथ से उसका हाथ पकड़ा हो। वैभव घबरा जाता है। उसे सनाया की हर बातें याद आती हैं। जली हुई औरत का दिखना, वो गंध। ये कोई दिमाग का वहम नहीं, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। जब से हम इस घर में आए हैं तब से ये सब हो रहा है। कहीं सच में कोई भूत प्रेत तो नहीं? जो भी हो, मैं इसका पता लगा के रहूँगा, वैभव सनाया की ओर देखते हुए सोचता है। तभी सनाया को होश आने लगता है। सनाया, कैसा लग रहा है अभी? और क्या हुआ था तुम्हें? वैभव ने सनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा। सनाया रोने लगती है। वो औरत मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो वैभव, सनाया ने रोते हुए कहा। विस्तार से बताओ सनाया, क्या हुआ था? वैभव ने कहा। सनाया ने रात की सारी बातें बता दी। और जब सुबह तुम ऑफिस के लिए निकले और मैं नहाने जा रही थी, तभी मुझे लगा कि मेरे हाथों पे कुछ जल रहा है। देखा तो मेरे हाथों की चमड़ी में से धुआं निकल रहा था। मैं बहुत डर गई थी वैभव। जैसे ही मेरी नज़र आईने में पड़ी, मैंने खुद को पूरा जला हुआ पाया और अचानक पूरे घर में किसी औरत की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ इतनी ज़ोर से और इतनी डरावनी थी कि मैं वहीं बेहोश हो गई। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी सनाया, वो उसको बहाव में बढ़ते हुए बोला। दोनों वापस घर आ गए। सनाया आराम कर रही थी कि तभी घर की डोल बेल बजी। वैभव ने दरवाज़ा खोला। अरे सविता जी, आइए आइए, वैभव ने अंदर आने का इशारा करते हुए कहा। सविता वैभव और सनाया की पड़ोसन थी, जो फ्लैट नंबर 312 में रहती थी। कैसी है सनाया की तबीयत? सविता ने पूछा। ठीक है अभी तो,
वो आराम कर रही है। चलो तो मैं बाद में आती हूँ। ऐसा बोलकर सविता जाने लगती है। रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ ज़रा ठहरिए, वैभव ने रोकते हुए कहा। बोलो वैभव, क्या बात है? सविता ने बैठते हुए कहा। इस घर में कुछ हुआ था क्या? वैभव ने पूछा। मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। जब से हम यहाँ आए हैं तब से सनाया को एक औरत दिखती है, आधी जली हुई। पहले मुझे लगा ये सब उसका वहम है, पर अब लगता है शायद सनाया सच बोल रही है, वैभव ने कहा। ये सब सुनकर सविता के मुंह से एक ही शब्द निकला, सरला। सरला? कौन सरला? वैभव ने हैरानी से पूछा। 20 साल पहले यहाँ एक पति पत्नी रहते थे, सरला और मंगेश। बहुत खुश थे वो, नए नए यहाँ आए थे। सरला ने मानो इस घर को स्वर्ग बना दिया था। उसकी एक बेटी थी पिंकी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी पिंकी की तबीयत बिगड़ने लगी। पता चला उसे कैंसर हो गया है। उसके इलाज के लिए उन लोगों ने जेवरात, अपनी गाड़ी, यहाँ तक कि अपना घर भी गिरवी रख दिया। लेकिन एक दिन सुबह पता चला पिंकी इस दुनिया में नहीं रही। सरला और मंगेश पे मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। किस्मत ने मानो उन लोगों की पूरी ज़िंदगी की खुशी छीन ली थी। सरला बेटी के गम में पागल सी हो गई थी और मंगेश को भी दारू की लत लग गई थी। एक दिन अचानक उनके घर से सरला की चीखने की आवाज़ आने लगी। सब इकट्ठा हो गए। दरवाज़ा अंदर से बंद था। हमने दरवाज़ा तोड़ा तो सरला जल रही थी। शायद बेटी के गम में उसने खुद को आग लगा दी थी। हमने किसी तरह आग बुझाई, पर तब तक सरला आधी जल चुकी थी। उसके शरीर में से धुआं निकल रहा था। हॉस्पिटल में ले आए, उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। और मंगेश, वो कहाँ है? वैभव ने तुरंत पूछा। वो उस रात से लापता है। सरला के अंतिम संस्कार में भी वो नहीं आया। पुलिस ने बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। फिर वैभव ने पूछा। फिर ये घर मिसेस और मिसेस तिवारी ने खरीद लिया, पर रोज़ के झगड़े की वजह से उस औरत ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली और वो आदमी फिर अमेरिका चला गया। और फिर तुम लोगों ने ये फ्लैट उससे ख़रीद लिया। मुझे तो पता ही नहीं चला कि अब मैं क्या करूं। हम इस घर को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि लाखों का लोन लेकर हमने ये घर लिया है, वैभव ने हताश होकर कहा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? सनाया को थोड़े दिन उसकी माँ के पास भेज दो, जिससे उसका मूड भी अच्छा हो जाएगा। तब तक हम सोचते हैं कि आगे क्या करना है। वैसे भी वो औरत सिर्फ सनाया को ही दिखती है, सविता ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं आज ही उससे बात करके उसे भेज देता हूँ। अब फ्लैट नंबर 13 में रवि और वैभव दोनों बातें कर रहे थे। तभी किचन से कुछ आवाज़ आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर दोनों किचन में गए, पर वहाँ कोई नहीं था। चूहा होगा शायद। बहुत सोचो मत, चलो सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है, रवि ने किचन से बाहर जाते हुए कहा। रात के 2 बज रहे थे। वैभव को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो उठ के बाहर हॉल में जाता है। वहाँ डाइनिंग टेबल पर रवि बैठा था। रवि, इतनी रात को क्या खा रहे हो? वैभव ने रवि से पूछा। कोई जवाब नहीं मिलने पर वो उसके पास गया और देखते ही वो 2 कदम पीछे चला गया। रवि के एक हाथ में कांच का टुकड़ा और दूसरे हाथ में चाकू था। वो कांच खा रहा था और चाकू से अपने हाथों को चीर रहा था, और वही खून मानो आम चूस रहा हो वैसे अपने हाथ को चूस रहा था। वैभव का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे हिला के रख दिया। उसने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। वो डर गया। जैसे ही उसकी नज़र रवि पे पड़ी, वो भौचक्का सा हो गया। वो औरत रवि के कंधों पर बैठी थी। उसकी पीली पीली आंखें गुस्से से रवि को ही देख रही थी। वो गंध उसे भी आ रही थी जिसकी बात सनाया रोज करती थी। वैभव ने अपनी आंखें बंद कर दी और भगवान का नाम लेने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो रवि ज़मीन पर पड़ा था और उसके मुंह और हाथों से खून निकल रहा था। वैभव ने एम्बुलेंस को कॉल किया। डॉक्टर भी देखकर हैरान थे और थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने रवि को मृत घोषित कर दिया। वैभव ये खबर सुनकर माथे पे हाथ रखकर नीचे बैठ गया और रोने लगा। उसने अपना खास दोस्त खो दिया था। जैसे ही रवि के बारे में सनाया को पता चला, वो तुरंत वैभव के पास आ गई।
दूसरे दिन सुबह सविता उन लोगों के घर आई। आइए सविता जी, सनाया ने अंदर आने का इशारा करते हुए कहा। वैभव के दोस्त के साथ जो हुआ वो देखते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को कहीं और चले जाना चाहिए, सविता ने सनाया को बताया। हम ऐसे नहीं जा सकते सविता जी, हमने बहुत बड़ी रकम का लोन ले रखा है, वैभव बेडरूम से बाहर आते हुए बोला। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा, सनाया ने मायूस होते हुए कहा। सुनो, मेरे ध्यान में एक तांत्रिक है, भैरव नाम है उसका। उनका काला जादू भूत प्रेत को वश में करता है। ये सब उनके मानो दाएं हाथ का खेल हो। तुम एक बार उनसे मिलो तो शायद वो तुम्हारी कोई हेल्प कर सकें। भीम घाट के पास ही उसका घर है, सविता ने कहा। ठीक है, आज शाम कोई हम दोनों वहाँ हो आएंगे। शुक्रिया, वैभव ने तुरंत कहा। शाम को वो भीम घाट पहुँच गए। एक छोटा सा घर, एक रूम और किचन, एक काली माता की मूर्ति जिसके पास धूप जल रही थी, जिसका धुआं पूरे घर में फैला हुआ था। उस धुएं को चीरते हुए एक आदमी बाहर आया। किसको मिलना है, आदमी ने पूछा। जी, वो हमें तांत्रिक भैरव से मिलना है, वैभव ने कहा। जी कहे, मैं ही हूँ भैरव। दोनों थोड़े चौंक गए। हर तांत्रिक काला कुर्ता, गले में मालाएं और हाथ में ढेर सारी अंगूठियां नहीं पहनता, भैरव ने हंसते हुए कहा। फिर दोनों ने वक्त न गंवाते हुए सारी बातें बता दी। भैरव कुछ सोचने लगा। थोड़ा सोचने के बाद वो बोला, कल अमावस है, उसकी ताकत 2 गुनी हो जाएगी। हो सकता है वो तुम लोगों पर हमला भी कर दे। हमें जो करना है कल ही करना पड़ेगा। हमें आपके घर में उसकी मुक्ति के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, वो भी रात को। कल मैं रात को 11 बजे आ जाऊंगा। वैभव ने 4 नींबू लिए जो मूर्ति के पास थे। उस पे कंकु लगा हुआ था। उसने कुछ मंत्र फूका और वैभव को दे दिए और कहा, इन नींबुओं को चारों दिशा में रख देना और एक बार रखने के बाद इसे वहाँ से हटाना नहीं। वैभव ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों वहाँ से चले गए। घर पहुँचते ही उन्होंने देखा कि सविता जी के घर के बाहर भीड़ जमा थी। दोनों वहाँ पहुँचे और हैरान रह गए। सविता जी की लाश पंखे से लटकी हुई थी। उसके शरीर पर कुछ कुछ जगह जलने के निशान थे। पुलिस लाश को नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी और उसका पति रो रहा था। दोनों ये देखकर हैरान रह गए थे। उन्हें यकीन हो गया था कि तांत्रिक की बात सविता जी ने बताई, उसी का बदला लिया सरला ने। दोनों को घर पे जाने से डर लग रहा था। अभी तो आज की रात और कल का पूरा दिन उन लोगों को बिताना था। वैभव ने चारों दिशा में नींबू रख दिए। पूरी रात और दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, शायद नींबू की वजह से। रात 11 बजे भैरव आ गया था। रूम के सारे फर्नीचर हटा दिए गए थे। भैरव ने अपने माथे पे भभूति लगा रखी थी, हाथ में 2 बड़ी अंगूठियां और गले में काली माँ का लॉकेट। भैरव ने लाल कंकु से एक बड़ी गोल आकृति बनाई, जिसके बीचों बीच गेहूं का ढेर किया, फिर चावल और वैसे ही सारी सामग्री रख दी। बीच में यज्ञ कुंड रख दिया। भैरव ने दोनों को उस सर्कल में आने को कहा। कुछ भी हो जाए, इस सर्कल के बाहर मत निकलना, वरना मौत का तांडव होगा। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। वो इस सर्कल में नहीं आ पाएगी, भैरव ने समझाते हुए कहा। यज्ञ शुरू हुआ। भैरव ने मंत्र बोलना शुरू किया। वो बार बार सरला का नाम ले रहा था, पर कुछ हलचल नहीं हुई। जैसे ही भैरव ने आहुति देना शुरू किया, वो गंध आनी शुरू हो गई। हवा तेज होने लगी। दोनों डर गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। भैरव सरला के नाम की आहुति दिए जा रहा था। तभी अचानक एक हवा का झोंका आया और सनाया को सर्कल के बाहर फेंक दिया। भैरव खड़ा हो गया। ये कैसे संभव है? तुमने नींबू को हटाया था? भैरव ने वैभव को खिंचाते हुए पूछा। थोड़ा सोचने के बाद, हाँ, शायद सोफा घसीटते वक्त। वैभव इतना ही बोल पाया कि सनाया की चीख सुनाई दी। दोनों ने देखा सरला ने सनाया का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों हवा में तैर रहे थे। सनाया के शरीर पर धीरे धीरे जलने के निशान बन रहे थे। तभी भैरव ने एक प्याले में से गंगा जल लिया, जिस पे कंकु मिला हुआ था। कुछ मंत्र फूका और सरला पर डाल दिया, जिससे सरला कमज़ोर होकर गिर पड़ी और सनाया का हाथ छूट गया। जैसे ही वैभव सनाया को लेने आगे बढ़ा, सरला ने वैभव की ओर अपना हाथ किया और वैभव उछलकर दीवार से जा टकराया।
भैरव फिर से गंगा जल लेने वाला था कि अचानक सरला ने उसे भी उछाल के जमीन पे पटक दिया। वो वहीं बेहोश हो गया। अब फिर से सरला और सनाया हवा में तैर रहे थे। सनाया बेहोश हो चुकी थी। सनाया के शरीर में से धुआं निकलने लगा। वैभव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो सनाया को कैसे बचाए। तभी रुक जाओ सरला, छोड़ दो उसे, तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। वैभव आवाज़ की दिशा में मुड़ा और उसे देखता ही रह गया। वो वही बूढ़ा आदमी था जो उस दिन वैभव को रास्ते पे मिला था। आप तो वैभव कुछ आगे बोल पाता, तभी सरला ने बोला, तो तुम आ ही गई मंगेश। और सरला जोर जोर से हंसने लगी। वैभव भी आश्चर्यचकित होकर उसे मंगेश को देख रहा था। तो आप इनके पति हो जो इनकी मौत के बाद से गायब थे, वैभव ने कहा। गायब नहीं, भाग गया था मुझे जिंदा जलाकर, सरला ने चीखते हुए कहा। क्या? वैभव ने चौंकते हुए पूछा। सरला ने सनाया का हाथ छोड़ दिया था और वो अब बेहोश पड़ी थी। उस दिन वो काफ़ी शराब पीकर घर आया था। बेटी को तो मैं पहले से ही खो चुकी थी। इतना कर्जा बढ़ गया था कि लोग रोज़ हमसे पैसे मांगने आने लगे और ये बचे हुए पैसों से शराब पीते थे। बात तब बढ़ गई जब शराब के नशे में ये मुझे मारने लगे। उस दिन भी ये मुझे मार रहे थे, तभी गुस्से में आकर मैंने भी एक चमाट दे मारा। इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने मुझ पे शराब छिड़ककर मुझे जिंदा जला दिया और भाग गया। लोगों को ऐसा लगा कि मैंने बेटी के गम में आत्महत्या की। इसके बाद जो भी यहाँ रहने आया मैंने सबको मार दिया। ये मेरा घर है, मैं सबको मार दूंगी, वैसे ही जैसे सविता को मारा, जिसने मुझे मारने के लिए तुम लोगों को इस तांत्रिक के पास भेजा। बहुत अच्छी दोस्त थी वो मेरी। और फिर सरला गुस्से से मंगेश की ओर देखने लगी। उसके गुस्से की वजह से उसके शरीर में से धुआं निकलने लगा, जिसकी गर्माहट वैभव साफ महसूस कर रहा था। मंगेश कुछ बोले उससे पहले ही सरला बड़ी तेज़ी से उसकी ओर लपकी और एक झटके से मंगेश के आर पार चली गई। बहुत सारी हड्डियां टूटने की आवाज़ एक साथ आई और मंगेश वहीं धराशायी हो गया। उसके शरीर में से भी धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे वो हवा में ओझल हो गया। फिर सरला गुस्से में सनाया की ओर बढ़ी। प्लीज़ छोड़ दो मुझे, अब तो तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया, चली जाओ यहाँ से, वैभव ने हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं, ये मेरा घर है, जो भी यहाँ आएगा मैं उसे मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा। सरला जोर जोर से हंसने लगी। तभी भैरव की आंखें खुली। उसने गंगा जल वाला प्याला लिया, उसमें मंत्र फूका और पूरा का पूरा प्याला सरला पर डाल दिया। अब हंसने की गूंज चीख में बदल गई थी। एक तेज रोशनी निकली, इतनी तेज कि दोनों की आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। दोनों ने आंखें खोली। सरला चली गई थी, उसे मुक्ति मिल गई। भैरव ने काली माँ के पैंडल को चूमते हुए कहा। सनाया को भी होश आ गया। उसके शरीर पे जो जलने के निशान थे वो भी धीरे धीरे गायब हो गए। सब ठीक हो गया, अब ये सिर्फ हमारा घर है, वैभव ने सनाया को गले लगाते हुए कहा। सविता जी, रवि और जितने भी लोगों को सरला ने मारा था, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए दोनों ने बड़ा यज्ञ करवाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।